हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या है, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। लेसन नंबर 4 है हमारा, NCERT जो बुक चलती है हमारे उसका ये लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड, या फिर इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, जनन स्वास्थ्य, ठीक है। हाँ, इस बार तो मैंने जल्दी क्लास ली है। पिछली क्लास के अंदर जो भी हमने पढ़ा था आपको याद होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि अब मैं जल्दी जल्दी क्लास लेने की कोशिश करूँगी। तो इस बार की क्लास थोड़ी जल्दी हो ही रही है, आगे की भी ट्राई करूँगी कि और जल्दी जल्दी आपकी क्लासें आ जाए, तो आपका जल्दी से कोर्स पूरा हो जाए, है ना। तो लेसन नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। जनन स्वास्थ्य के अंदर हमने बहुत सारी टॉपिक देख लिए थे। पहला तो हमने ये देखा था, मैं बार बार बताती हूँ हर क्लास के अंदर, सबसे पहले कि हमें इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने थे। तो हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेनी थी, वो ले ली हमने। फिर उसके बाद में जो जनसंख्या है, जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है ना, किस किस प्रकार से किस सन में कितनी बड़ी, वो पढ़ लिया था हमने। फिर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय है, उन्हें हम कहते हैं गर्भ निरोधक उपाय, ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे, है ना। अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो वो हमारे चल ही रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद में और भी जो टॉपिक्स आएंगे, आर्ट वगैरह, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वगैरह, और भी इसके MTP वगैरह पढ़नी है हमें। और फिर लास्ट का जो टॉपिक है, जो यौन संचालित रोग हैं, वो पढ़ना है। बट अभी हम क्या पढ़ रहे थे, गर्भ निरोधक उपाय, ठीक है। तो गर्भ निरोधक उपाय किसे कहते हैं, गर्भ निरोधक उपाय पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बताती हूँ ये हर बार। गर्भ निरोधक उपाय का मतलब क्या है कि मान लो कोई पेरेंट्स है, कोई भी फीमेल एंड मेल आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं करते हैं, कह सकते हैं, मतलब ये कि उनके बीच में संभोग की क्रिया तो होती है, यानी कि वो आपस में लैंगिक संपर्क तो बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा हो। तो उस बच्चे को पैदा होने से बचने के लिए, पैदा तो बहुत दूर की बात है, फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए भी, है ना, कुछ विधियां होती है जिसे अपन कहते हैं गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय के फिर से बहुत सारी विधियां थी, हमने इसको डिवाइडेशन किया था। इसका पहली जो विधि है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक विधि, और प्राकृतिक विधियों की भी हमने 3 विधियां पढ़ ली थी, ठीक है। प्राकृतिक विधियों का मतलब क्या होता है कि कोई बाहर से केमिकल नहीं डालना है, बाहर से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना है, केवल शरीर की क्रियाविधि द्वारा किस प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोक सकते हैं, उन्हें अपन कहते हैं प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों की भी 3 विधियां वापस थी, है ना। प्राकृतिक विधियों की भी अपन ने 3 विधियां पढ़ी थी। पहला तो था अपना बाह्य स्खलन, जिसमें पुरुष जो है वो यौन संपर्क बनाते समय, जब उसका वीर्य जो होता है, जब वीर्य को बाहर निकालना होता है, तो वो क्या करता है, अपने पेनिस को जो है वो योनि से बाहर निकाल देता है और बाहर ही स्खलन की क्रिया कर देता है, यानी कि वीर्य को कहाँ छोड़ देता है, बाहर ही छोड़ देता है, शरीर के बाहर, ना कि वेजाइना के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दूसरी विधि थी अपनी आवधिक संयम। आवधिक संयम में मैंने आपको बताया था कि कब से कब तक एक पुरुष और एक महिला को आपस में लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको कि लगभग 10 से 17 दिन तक जो है, अगर उसे बच्चा पैदा करने से रुकना है तो लगभग 10 से 17 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर उसे आवधिक संयम रखना चाहिए, यानी कि उसे, उन दोनों को आपस में लैंगिक संपर्क नहीं करना चाहिए। 14वें दिन अंडाणु का उत्सर्जन होता है, तो अगर अंडाणु आ गया और शुक्राणु भी चला गया तो मिल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सकती है। तो आर्तव चक्र के अंदर पहले 5 दिन तो ब्लीडिंग होगी, तो उस टाइम वैसे भी वो बना ही नहीं सकते हैं, लैंगिक संपर्क कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 10 से लगाकर 17वें दिन तक नहीं करना चाहिए, और बाकी जो है टाइम वो सेफ है, उसमें ये किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आवधिक संयम के बाद में जो अपनी लास्ट विधि थी इसकी, वो थी लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमोनोरिया या एमेनोरिया, जो भी आप बोलना चाहे। तो स्तनपान अनार्तव, हिंदी में बोलते हैं स्तनपान अनार्तव।
देखो ये मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिस्ट बनाते जा रहे हैं, अंदर घुसते जा रहे, पता ही नहीं चल रहा कि किस में कहाँ चले गए, है ना। तो आप एक काम करना, बाद में एक कॉपी लेना, बड़ी सी कॉपी लेना, और उसके ऊपर से जैसे जैसे अपन अंदर टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं ना, उसकी एक सारणी बनानी है आपको। जैसे कि पहले सबसे पहले जनन स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन से टॉपिक, किस किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से और टॉपिक पढ़ने हैं, तो इस तरह से आप अपनी सारणी बना लेना, ठीक है। ये हो गई प्राकृतिक विधियाँ। दूसरी जो विधि थी अपनी वो थी रोध, यानी कि बैरियर। और बैरियर के अंदर हमने लास्ट क्लास के ही अंदर पढ़ा था बैरियर को, तो कि बैरियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकने के लिए शरीर में कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग या कुछ बाहर से ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिससे कि स्पर्म जो है वो अंडाणु तक, यानी शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाए। और इसके लिए हमने ये भी देखा था कि ये नर में भी यूज़ किया जाता है, यानी नर मेल भी इसे यूज़ कर सकता है और फीमेल यानी मादा भी इसे यूज़ कर सकती है। जैसे अपन ने कंडोम का एग्जाम्पल देखा था, तो नर कंडोम भी होता है, यानी कि एक मेल कंडोम भी होता है जो मेल यूज़ कर सकते हैं, और एक फीमेल कंडोम भी होता है। इसके साथ साथ फीमेल के अंदर और भी इसके साथ दूसरी और भी बैरियर्स होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा था डायफ्राम, है ना, गर्भाशय ग्रीवा, वॉल्स, इनका यूज़ भी बताया था मैंने किस किस प्रकार से करते हैं, है ना। खुद ही सेल्फ फिटेड होते हैं ये, नर और मादा के दोनों के द्वारा लगाए जा सकते हैं। रोध अपना कंप्लीट हो गया। तीसरी जो हम विधि पढ़ रहे थे, हमने स्टार्टिंग कर ली थी लास्ट क्लास में, रासायनिक विधि या रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों की स्टार्टिंग हमने कर ली थी, और रासायनिक विधियों के अंदर भी हमने क्या देखा था कि जो रासायनिक विधियां हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, शायद आ जाएगा मेरे यहाँ, चलो मैं रासायनिक विधियों के अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है कि जैसे पहला तो हमने देखा था, अच्छा रासायनिक विधियों का मतलब क्या है। रासायनिक विधियों का मतलब है कि बच्चा पैदा नहीं करवाना है, उसके लिए आप कोई भी बाहर से रसायनों को यानी केमिकल्स को शरीर में डालोगे, उसे अपन कहेंगे रासायनिक विधियाँ। तो रासायनिक विधियों के अंदर पहला जो था वो क्या था, गोलियाँ, या इसे अपन क्या कहते हैं, पिल्स भी कहते हैं, ठीक है, पिल्स या गोलियाँ। तो पिल्स के बारे में और गोलियों के बारे में भी अपन ने जानकारी ली थी कि गोलियों के रूप में जैसे कि COC है, POP है, और एक सहेली के बारे में बताया था। अच्छा, सहेली जो है वो हफ्ते में एक बार ली जाती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जैसे COC है तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों की मात्रा ली जाती है। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा, जो गर्भाशय की दीवार है उसको पतला कर देगा, यानी उसको बढ़ने नहीं देगा, एंडोमेट्रियम को बढ़ने नहीं देगा, तो अंतरोपण की क्रिया नहीं हो पाएगी। और दूसरा अपन ने देखा था कि गर्भाशय ग्रीवा के जो अंदर म्यूकस भरा होता है उसको चौड़ा कर देता है या उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, एस्ट्रोजन जो है फॉलिकल्स की ग्रोथ को रोकेगा, यानी कि पुट्टिकाओं की ग्रोथ को वो रोकेगा, पुट्टिकाओं की ग्रोथ नहीं होने देगा। पुट्टिकाएं मतलब जो अंडाशय के अंदर फॉलिकल्स पड़ी होती है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका, इनकी वृद्धि नहीं करने देता है। तो अंडोसर्ग होगा नहीं, तो अंडोसर्ग नहीं होगा तो शुक्राणु से मिल नहीं पाएगा, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी, गोलियाँ वगैरह यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था। अब आज जो हमें पढ़ना है और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं IUD। देखो नाम डायरेक्ट आ सकता है, IUD क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। तो आज इसे हमें पढ़ना है। और इसके अलावा इसके अंदर आएगा अंतरोप, जो तीसरा जो पॉइंट है अपना इम्प्लांट, अंतरोप, ठीक है। ये क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आज के कोई इतने बड़े टॉपिक है नहीं, ठीक है। और लास्ट हमने देखा था इंजेक्शंस, ठीक है। तो ये हो गई रासायनिक विधियाँ, यानी अपने पास टोटल कितनी विधियाँ थी, 4। पहली प्राकृतिक विधि, उसकी 3 विधियाँ पढ़ ली। रोध के बारे में अपन ने बहुत कुछ जाना है, डायफ्राम वगैरह ये सब भी संरचनाएं देखी है। रासायनिक विधियाँ यानी कोई रसायन को शरीर में डालना है, कोई भी केमिकल डालना है शरीर के अंदर, और फिर उसके बाद में इनसे कोई भी केमिकल डालना है तो केमिकल के रूप में आप 4 चीज़ें कर सकते हो। एक तो गोलियाँ ले सकते हो, IUDs का उपयोग कर सकते हो, अंतरोप का उपयोग कर सकते हो और इंजेक्शंस ले सकते हो,
ठीक है। और लास्ट जो है हमारा वो फोर्थ पॉइंट क्या है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का मतलब होता है शल्य क्रिया, ऑपरेशन या नसबंदी भी जिसे अपन कहते हैं अपनी भाषा के अंदर, है ना। वो क्या होती है आगे पढ़ेंगे, इसके फायदे नुकसान सब कुछ पढ़ेंगे। शल्य क्रिया, तो ये वाले टॉपिक हम पढ़ रहे थे, अभी हमने गर्भ निरोधक जो स्टार्ट किया है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो एक बार जो नया बच्चा है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलो। थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है क्या है, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। अंतःगर्भाशयी या गर्भाशय युक्तियाँ, इसे हम कहते हैं आईयूडी। पहली चीज़ तो आईयूडी की फुल फॉर्म ही आपसे पूछ लेंगे, बताइए आईयूडी का पूरा नाम क्या है। तो आईयूडी का नाम वैसे हिंदी में देखा जाए तो अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, या फिर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा, आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेराइन, डी फॉर डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये अंतःगर्भाशय युक्तियाँ हैं क्या, वैसे इसमें नाम से पता चल रहा है। ये मैं एक संरचना बना रही हूँ जो पता नहीं कितनी बार बना चुकी हूँ, और अब तो आपको ये बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। ये कोई फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर अंडाशय है, ऐसी ही संरचना इधर भी होगी, अच्छा अब आप मुझे बताइए ये है क्या, ये है मादा जनन तंत्र, ठीक है। ये अंदर वाली संरचना इसे अपन गर्भाशय कहते हैं। ये दोनों फेलोपियन ट्यूब है, यानी कि डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी आप इसे कह सकते हो। ये अंडाशय है जिसके अंदर अंडाणु बनेगा, यानी कि मादा युग्मक बनेगा। और ये जो है वो सर्विक्स है, या आप इसे ग्रीवा भी कह सकते हो। और ये क्या है, वेजाइना या योनि, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये अंडाशय जो है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है और वो अंडाणु बाहर आ जाता है। फिर ये फिम्बरी, ये इस संरचना को कहते हैं फिम्बरी, फिम्बरी से कैच करके यहाँ पर फेलोपियन नलिका के अंदर लेके आ जाती है। और इधर से कौन आते हैं, इनके फ्रेंड, कौन, शुक्राणु, ठीक है। ये शुक्राणु आते हैं, खूब सारे शुक्राणु आते हैं, अंडाणु तो एक ही आता है बट शुक्राणु खूब सारे आते हैं। फिर ये शुक्राणु गति करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए, गति करते हुए, लहराते लहराते कहाँ चले जाते हैं, इस अंडाणु के पास में चले जाते हैं और अंडाणु से मिल जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है और फिर युग्मनज बनता है। फिर आगे से आगे बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। ये तो निषेचन की प्रक्रिया, ये आप सभी जानते हैं। अब हमें ये चीज़ नहीं करवानी है, हमें क्या नहीं करवाना है, हमें शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकने वाली हम विधियाँ पढ़ रहे हैं। शुक्राणु अंडाणु ना भी रुके और अगर मिल भी जाए और युग्मनज बन भी जाए तो भी उससे आगे डेवलप होने से रोकना है, बेबी बनने से रोकना है, ठीक है ना। तो बेबी को बनने से रोकना है। अब इसके लिए अपन क्या क्या विधियाँ उपयोग में ले सकते हैं, जो हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, जिसे अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं, है ना, ये पढ़ रहे हैं। तो ये यही विधि है कि भैया आप बेबी पैदा करने से कैसे रुक सकते हो, बच्चे पैदा ना हो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो उसके अंदर हम जो अब विधि पढ़ रहे हैं वो है अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। इसका मतलब क्या है कि अंतः का मतलब अंदर, गर्भाशय का मतलब तो आप जानते हो ये गर्भाशय है, और युक्तियाँ मतलब ऐसी चीज़ें जिसको आप गर्भाशय के अंदर लगाकर क्या कर सकते हो, पेरेंट्स बनने से रुक सकते हो, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई विधि जिसके द्वारा ऐसी कोई वस्तु जिसको आप गर्भाशय के अंदर लगाओ और गर्भाशय के अंदर जब आप लगाओगे तो उसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी,
एक अंतरोपण की क्रिया नहीं हो पाएगी युग्मनज की। जैसे ये होता क्या है कि कोई भी ऐसी वस्तु, ये कैसी होती है मैं बता देती हूँ। ये होता है कोई भी वस्तु जो है एक संरचना होती है, अंतःगर्भाशय युक्ति की जो संरचना हम उपयोग में लेते हैं वो कैसी होती है, ऐसे टी आकार की होती है, टी शेप की होती है, ऐसे टी शेप की संरचना होती है। थोड़ा सा नीचे बना लेती हूँ, ऐसे टी शेप की संरचना होती है ये। और इस टी शेप की संरचना को कहाँ पर लगाया जाता है, गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके नीचे धागे जैसी, ऐसे धागे से ये लगा होता है, ये धागा लटका होता है नीचे, ठीक है। तो ये पहली चीज़ तो ये कि ये महिला खुद नहीं लगा सकती है गर्भाशय के अंदर, किसी डॉक्टर की राय लेकर या डॉक्टर से या नर्स से किसी से लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टी शेप की संरचना होती है जिसको गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। अब ध्यान से सुनना, गर्भाशय कभी भी किसी भी बाहरी चीज़ को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहता है। अगर ये इसके अंदर है तो गर्भाशय पहले से ही मना कर देगा कि अगर मान लो यहाँ पर शुक्राणु चले भी जाते हैं, यहाँ से होते हुए कैसे भी करके शुक्राणु चले भी गए, अंडाणु से मिल भी गए, और शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिल गए और युग्मनज बन भी गया। युग्मनज के बाद में आपको ही पता है मोरूला बनेगा, मोरूला आएगा, फिर ब्लास्टूला बनेगा, है ना, जो भी चीज़ है वो बन भी गई। फिर भी यहाँ पर जो इसके अंदर एंडोमेट्रियम होती है, सबसे अंदर की ओर एंडोमेट्रियम होती है, ये ऐसे। तो एंडोमेट्रियम के अंदर उस युग्मनज को या उस भ्रूण को ये खुद के अंदर इम्प्लांट करने से मना कर देगा, इम्प्लांटेशन से मना कर देगा, ये अंतरोपण होने नहीं देगा। ये कहेगा मेरे अंदर पहले से कोई चीज़ पड़ी है तो मैं भले कोई भी हो, भले एक प्लास्टिक की चीज़ भी हो वो, और चाहे वो औषधि से युक्त हो, कुछ भी हो, बट अगर पहले से ही कोई संरचना पड़ी है तो वो मना कर देगा कि मुझे अपने अंदर कोई और चीज़ या युग्मनज को या भ्रूण को अंतरोप नहीं करना है, इम्प्लांटेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो वो मना कर देगा, फिर वो इस तरह से ये वापस शरीर से बाहर निकल जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यानी कि भ्रूण का अंतरोपण होगा ही नहीं, तो भ्रूण का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाली संरचनाएं होती है, ऐसी कुछ संरचनाएं होती है जिसे अपन कहते हैं क्या, टी आकार की होती है, टी शेप की संरचनाएं होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, जिसे गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। अब ये अंतःगर्भाशय युक्तियाँ जो हैं, यानी कि आईयूडी जो हैं, आईयूडी 3 प्रकार की होती है। ये आईयूडी भी 3 प्रकार की होती है। मुझे पता है कि हम ऐसे प्रकार पढ़ते पढ़ते अंदर बहुत घुसते जा रहे हैं, बट इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप बड़ा सा एक पेज लेना, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो आपको इस तरह से समझना है, चार्ट बनाया है ना, उसके ऊपर एक बार चार्ट बना देना, तो एक बार सब समझ में आ जाएगा। ये जो आईयूडी है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली आईयूडी जिसका नाम है क्या, औषधि रहित, अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगी आईयूडी, औषधि रहित आईयूडी, इसे हम कहते हैं इनर्ट आईयूडी, इनर्ट आईयूडी, ठीक है, औषधि रहित आईयूडी या इनर्ट आईयूडी। दूसरी हमारी होती है तांबा मोचक, तांबा मोचक आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर ही कहते हैं ना तांबे को, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, तांबा मोचक आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। नेक्स्ट है तीसरे नंबर की जो आईयूडी है उसका नाम है हार्मोन मोचक आईयूडी, आईडीयू कैसे लिख लिया मैंने, आईयूडी। इसे अपन क्या कहेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश वाले नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तांबा मोचक आईयूडी, हार्मोन मोचक आईयूडी एंड औषधि रहित आईयूडी, ये 3 प्रकार की आईयूडी होती है। अब देखना, जो औषधि रहित आईयूडी है, पहली चीज़ तो औषधि रहित का मतलब ये किसकी बनी होती है, इसमें कोई औषधि नहीं होती, कोई केमिकल नहीं होता है, और ना ही कोई ऐसी केमिकल या औषधि वगैरह, आप कुछ नहीं होगा इसमें। ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है केवल। ये टी आकार का जो शेप है ना, वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। ये प्लास्टिक, औषधि रहित मतलब कोई औषधि है ही नहीं, तो ये प्लास्टिक का बना होता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो क्या है,
आपको याद रखना है लिपेस लूप। क्या याद रखना है? लिपेस लूप, है ना। कैसे याद रखोगे? अब आप अपनी कोई ट्रिक बना लेना कि भाई इसे ऐसे याद रख सकते हैं। लिप का लूप, लिप्स के ऊपर आप जो लड़कियां केमिकल लगाती है ना, केमिकल का मतलब लिपस्टिक लगाती ना, है ना, तो लिपेस लूप ऐसे कुछ भी याद रख सकते हो। या केमिकल यूज़ नहीं करना, ठीक है, लिप्स के ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया जाता है, तो केमिकल रहित या औषधि रहित, कोई औषधियाँ थोड़ी लगाते हैं, होठ पे कोई औषधि लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो लिपेस लूप या औषधि, जो औषधि रहित आयुडी है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिपेस लूप, ठीक है। अच्छा, तांबा मोचक आयुडी। तांबा मोचक आयुडी क्या करती है? ये कॉपर को रिलीज करती है। ये कॉपर को क्या करती है? रिलीज करती है। तो कॉपर को रिलीज करने का कारण यहाँ पर क्या है कि ये जब कॉपर आयन इससे निकलेंगे, ये कॉपर आयन जब निकलेंगे तो ये शुक्राणु जो होता है, ये शुक्राणु जो होता है, इस शुक्राणु की गतिशीलता को क्या कर देता है? गतिशीलता को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। इसकी गतिशीलता को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये बहुत जल्दी गति कर ही नहीं पाता है, ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी नहीं हो पाती है। अब इसके एग्जाम्पल आप कैसे याद रखोगे? बहुत ईजी। इसके उदाहरण याद करने हैं आपको। तो उदाहरण क्या याद रखोगे? मैं अपना मार्कर, 1 मिनट पानी पी लेती हूँ पहले। उदाहरण याद रखते हैं अपने को। क्या? कॉपर टी और कॉपर 7। ये तो बहुत आसान है, इसमें इतना वो लोड लेने की जरूरत नहीं है। कॉपर तो है ही, T7 लगा दो बस, कॉपर टी, कॉपर 7। और एक और मल्टी लोड 370, क्या लिख रही हूँ मैं? 375, मल्टी लोड 375, ठीक है ना। तो उदाहरण क्या हो जाएंगे? कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोटेड भी लिख सकते हो आप, मल्टी लोड 375। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। किसका? तांबा मोचक आयुडी का। कॉपर रिलीजिंग, ये क्या करेंगे? कॉपर को रिलीज करेंगे, और जो कॉपर क्या काम करेगा? गतिशीलता को कम कर देगा। किसकी गतिशीलता को? शुक्राणु की। अब ऐसे भी याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका क्या करेगा? ये मान लो कॉपर है, खूब सारा कॉपर जो है वो किससे चिपक जाएगा? इसकी पूंछ से चिपक जाएगा, है ना। ये इसकी पूंछ से चिपक गया। ये कौन चिपक गया? कॉपर चिपक गया। अब इसको गति करने नहीं दे रहा है, इसको पकड़े रख रहा है, गति नहीं करने देगा। तो इसकी गतिशीलता को क्या कर देगा? रोक देगा, है ना। नेक्स्ट है हार्मोन मोचक आयुडी। हार्मोन मोचक आयुडी के अंदर आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ये प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। अब आप अच्छी तरह से जानते हो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है तो ये पहली चीज तो जो गर्भाशय है उसकी जो दीवारें हैं उसको मोटा नहीं होने देगा, उसको पतला कर देगा। अगर वो दीवारें पतली हो गई तो यहाँ से युग्मनज आके किसके अंदर स्थापित होगा? दीवारें ही नहीं है बेचारी, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है? जो सर्विक्स होती है, ग्रीवा होती है, इसकी म्यूकस को ये क्या कर देगा? गाढ़ा कर देगा, थिक कर देगा, गाढ़ा कर देगा। तो गाढ़ा होने के यहाँ पे म्यूकस भर जाएगा, और जब यहाँ पर खूब सारा म्यूकस भर जाएगा अगर मान लो, तो फिर यहाँ पर शुक्राणु जो है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कम, मतलब ऋतुस्राव की मात्रा भी कम हो जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर ये रिलीज कर रहा है तो इसका एग्जाम्पल अपन क्या लिखेंगे? कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल होना चाहिए ना। तो इसका हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? चलो इसी कलर में लिखती हूँ ताकि आपको ये डिजाइन याद रहे। उदाहरण हम लिखेंगे प्रोजेस्टासर्ट। क्या नाम है? प्रोजेस्टासर्ट। देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा है तो प्रोजेस्टासर्ट ही है नाम होगा इसका। और क्या नाम रखेंगे? तो इतना इजी है। देखो हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने वाली जो आयुडी है उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टासर्ट। एक और नाम है इसका, एक और एग्जाम्पल है इसका, वो है LNG20। क्या नाम है? LNG20, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गए अपने किसके? इन तीनों के। तो इन तीनों के एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और,
एग्ज़ाम जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, पहले तो उसको साथ लेके बैठा करो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो आईयूडीज वगैरह है ये क्या काम करती है, एक तो शुक्राणु की गतिशीलता को कम करती है। कार्य क्या है इसका, एक तो शुक्राणु की गतिशीलता को कम करती है, यानी शुक्राणु को गति नहीं कर देने, यहाँ से जो भी केमिकल, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन निकले, चाहे वो कॉपर निकले या कोई भी है ना, तो ये सभी मिलाकर क्या करती है, शुक्राणु की गतिशीलता को, मेनली कौन, कॉपर, गतिशीलता को कम कर देगी। और दूसरा काम क्या करेगी, ये निषेचन की प्रक्रिया को भी रोक देगी, यानी निषेचन नहीं होने देगी, या निषेचन जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकना। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको शॉर्टकट में जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो ये क्या हो गई, अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ खत्म। पहली अपनी पिल्स अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब दूसरा आ गया अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ। अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ क्या होती है, जो गर्भाशय के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं लगा दी जाती है, टी शेप की होती है ये, और उस संरचना को लगाने की वजह से जो गर्भाशय होता है, पहली चीज़ तो ये मना ही कर देगा कि अगर मेरे अंदर कुछ पड़ा है, गर्भाशय कहेगा मेरे अंदर कुछ पहले से पड़ा है, तो मैं जो एम्ब्रियो होगा उसको मेरे अंदर इम्प्लांट नहीं करने दूंगा, यानी कि उसको अंतरोपित नहीं होने दूंगा। पहली चीज़ तो यही कर देता है। ठीक है, दूसरा काम, इनके वैसे भी खूब सारे काम है। औषध, पहला आईयूडीज 3 टाइप की होती है ना, औषधि रहित, तांबा मोचक, हार्मोन मोचक। तो औषधि रहित के अंदर क्या होता है, प्लास्टिक की कोई औषधि नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना है, प्लास्टिक का ही एक टी शेप की आकृति होती है, उसको गर्भाशय के अंदर फिट कर दिया जाता है। अच्छा, फिट से याद आया कि मैंने पहले भी बताया था कि इसको सेल्फ फिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने देखा था कि जो बैरियर्स थे, रोध जो थे, उनको व्यक्ति स्वयं लगा सकता है, पर इनको नहीं लगा सकता। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे औषधि रहित का लिपेस लूप, तांबा मोचक आईयूडी जो तांबे का यानी कि कॉपर का स्रवण करती है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ठीक है, हार्मोन मोचक आईयूडी जो हार्मोन रिलीज करेगी, कौन सा हार्मोन स्पेशली याद रखना है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये क्या, इसका उदाहरण क्या हो गया, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। सभी के कार्य क्या हो गए, शुक्राणु की गतिशीलता को समाप्त करना या कम करना, और एक जो है निषेचन की प्रक्रिया को रोकना, या निषेचन की प्रक्रिया जो है वो इससे नहीं हो पाएगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, अच्छा, क्या पढ़ रहे थे अपन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स थे, और उसके अंदर भी हमने रासायनिक विधियाँ पढ़ रहे हैं, है ना। रोज वगैरह तो हमारा हो गया था, रासायनिक विधियाँ पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक वापस बार बार याद दिलाना पड़ता है बच्चों को कि पढ़ क्या रहे हैं। तो रासायनिक विधियाँ के अंदर हमारी पिल्स कंप्लीट हो गई है, दूसरा आईयूडी कंप्लीट हो गई है, अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ कंप्लीट हो गई है। तीसरी कौन सी बची है, अंतर्रोप। तीसरी जो विधि है वो क्या है, अंतर्रोप। अंतर्रोप या इम्प्लांट जिसे बोलते हैं, इम्प्लांट, इम्प्लांट या अंतर्रोप। ठीक है, मेरे गले में आज बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, थोड़ा पानी पी लूँ। अंतर्रोप या इम्प्लांट, चलो मैं पहले इसका एक एग्जाम्पल बता ही देती हूँ। एग्जाम्पल है इसका, याद क्या रखना है, नोर प्लांट, ये याद रखना है। हालांकि शायद ये एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, फिर भी याद रख लेना। इम्प्लांट क्या है या अंतर्रोप का मतलब क्या है। आपने एनसीईआरटी अगर सामने खोल रखी है तो आप देखोगे कि एक आदमी कोई भी हो चाहे, उसने ऐसे तीलियों जैसी संरचना पकड़ रखी है, ऐसे 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 करके उसके अंदर कुछ तीलियों जैसी संरचना है, उसने ऐसे पकड़ रखी है, स्टिक्स होती है। ये स्टिक्स है किसकी, हालांकि ये हार्मोनल स्टिक्स है, ठीक है ना, ये हार्मोनल स्टिक्स होती है, यानी इनसे
हार्मोन रिलीज होता है। मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इनसे? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन मेनली, बट एस्ट्रोजन भी रिलीज कर सकती है ये, है ना। एनसीईआरटी के अनुसार एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों कंबाइंड रूप से रिलीज करती है, पर मेनली कौन रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। अब इसको किया जाता है, जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे एक चीरा लगाकर त्वचा के नीचे इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे और त्वचा के नीचे इसको इम्प्लांट कर देंगे। अंतरोप, अंतरोप का मतलब यही होता है ना, किसी के अंदर डालना, ठीक है। जैसे अंतरोपण की क्रिया अपन ने पढ़ी थी, तो वो जो भ्रूण था वो आया था और एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया था, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, अंतरोप, यानी इनको क्या करेंगे, एक त्वचा होगी, त्वचा हमारे जो शरीर की त्वचा है उसको काटेंगे और इसको नीचे इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मैंने आपको बार बार बता दिया है, क्या एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेरोन, क्या काम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। एक तो जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो दीवारें हैं उसको पतला करेगा वो, ठीक है ना। और एक क्या करेगा, म्यूकस को गाढ़ा कर देगा, बस वही काम है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। लास्ट है आपका, क्या बच गया, इंजेक्शंस। ये मैंने कहा था ना, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं इंजेक्शंस। इंजेक्शंस के अंदर आपको क्या याद रखना है, जैसे इंजेक्शंस की बात करें अपन, तो इंजेक्शंस के अंदर भी दो प्रकार के हार्मोन्स अपन शरीर के अंदर डाल सकते हैं, वही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एक बार मुझे चेक करने दो। हाँ, ठीक है। तो इंजेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेनली इसके अंदर भी क्या डाला जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को शरीर के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो इसका है मेरे पास डेपोप्रोविन, डेपोप्रोविन, ठीक है। डेपोप्रोविन नहीं, डेपोप्रोविरा, ठीक है। मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी, मुझे भी याद नहीं आता कोई चीज़। इंजेक्शंस के अंदर क्या किया जाएगा, देखो इंजेक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक तो इंजेक्शन जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाले जाते हैं और वो ब्लड से बहुत जल्दी जल्दी पूरे शरीर के अंदर फैल जाते हैं। एक इंजेक्शंस वो होते हैं जो मांसपेशियों में लगाए जाते हैं, है ना, मांसपेशियों के नीचे लगाए जाते हैं। तो ये वाला जो इंजेक्शन है ना, ये जो इंजेक्शन लगाए जाएंगे, ये इंजेक्शंस कौन से होंगे, इंट्रामस्कुलर, यानी कि इंट्रामस्कुलर का मतलब क्या होगा कि ये जो इंजेक्शंस है वो किस में लगाए जाएंगे, मांसपेशियों के अंदर लगाए जाएंगे। तो मांसपेशियों के अंदर जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उनका प्रभाव बहुत दिनों तक होता है, काफ़ी समय तक इसका प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो इसका यानी कि क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेंगे। और प्रोजेस्टेरोन का मैंने बार बार काम बता ही दिया है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा शरीर के अंदर। और डेपोप्रोविरा जो है इसका एक एग्जाम्पल हो गया, एक इसी का एक इंजेक्शंस का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे स्क्रीनशॉट की जरूरत तो है नहीं इसमें। हो गया। हाँ भैया, खत्म, रासायनिक विधिया खत्म, रासायनिक विधिया खत्म हो गई। अब लास्ट हमारा टॉपिक क्या बचा है, शल्य क्रिया। देखो लास्ट जो फोर्थ वाला जो विधि है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, वो है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया इसी को हम कहते हैं बंध्यकरण भी कहते हैं, बंध्यकरण भी कहते हैं। इसी को हम सर्जिकल मेथड तो इंग्लिश में ही नाम है, इसी को हम नसबंदी करना भी कहते हैं, है ना। बहुत बार नाम सुना होगा आपने, नसबंदी, नसबंदी भी कहा जाता है। और तो मुझे ऐसा कोई नाम लग नहीं रहा है, ठीक है। अब ये जो शल्य क्रिया या बंध्यकरण है वो दो टाइप का होता है, ये फीमेल के अंदर भी होता है और ये मेल के अंदर भी होता है। जो फीमेल के अंदर
यानी कि मादा के अंदर जो ये क्रिया होती है उससे हम क्या कहते हैं, मादा के अंदर जो ये क्रिया होती है उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, यानी हिंदी में कहे तो नलिका विच्छेदन। ठीक है, नलिका विच्छेदन, ट्यूबेक्टोमी, नलिका विच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, और जो नर के अंदर होता है इसे हम कहते हैं शुक्रवाहक, शुक्रवाहक विच्छेदन, शुक्रवाहक विच्छेदन, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं, ये ट्यूबेक्टोमी, ये वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। ठीक है, अब ये होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले बात कर ले, किसकी बात कर ले अपन, नलिका विच्छेदन की बात करें। चलो, नलिका विच्छेदन ये ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, ये मादा के अंदर होता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। नर के अंदर जो नसबंदी की प्रक्रिया होती है या शल्य क्रिया होती है उसे अपन कहते हैं शुक्रवाहक विच्छेदन या वासेक्टोमी। पहली चीज़ तो ये घर पे होगी नहीं, ये डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, शल्य क्रिया, ऑपरेशन, ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन से के नाम से भी जान सकते हैं अपन इसको। तो ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेशन कोई घर पे बैठे तो किया नहीं जा सकता है, ये कौन करेगा, डॉक्टर्स करेंगे, तो डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं नलिका विच्छेदन की। तो नलिका विच्छेदन के अंदर क्या किया जाता है, आपको ये पता है, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है। ठीक है, और ये बार बार बता चुकी हूँ वैसे तो मैं, यहाँ पर ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर अंडाणु बनेंगे, और ये जो है वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या काम करती है, यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से अंडाणु रिलीज होगा, फिर यहाँ पर अंडाणु आ गया, और अगर मान लो इधर से शुक्राणु आ गया, इधर से कोई शुक्राणु आ गया, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी तो फिर निषेचन, निषेचन का मतलब भी फर्टिलाइजेशन ही होता है। निषेचन की प्रक्रिया अगर हो गई तो आगे फिर आपको ही पता है क्या डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, जड़ को ही खत्म कर दो। जड़ को खत्म कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर क्या लगाया जाएगा, जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर क्या लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है। लगा दिया चीरा। अब इसको क्या करो, अलग अलग बांध दो। यहाँ पर चीरा लगाया और इसको क्या करो, अलग अलग बांध दो। तो यहाँ से इसको वापस बांध दो ताकि आप ये वापस जुड़ ना सके, क्या पता जुड़ जाए तो, आपने काट तो दिया, उसके बाद में ये वापस एक हो जाए तो। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, बांध दो, किसी भी धागे से इसको बांध दो। ठीक है, तो ये ऐसे बांध दिया। अब मान लो यहाँ से शुक्राणु, यहाँ से सॉरी अंडाणु आ भी गया, तो अंडाणु बेचारा यहाँ पर आ तो जाएगा, लेकिन आगे आपने जगह जाने का रास्ता ही तोड़ दिया है। इसका जो सेतु था बेचारा, ब्रिज कोई काट दिया, तो ये जाएगा कैसे, आगे जा ही नहीं पाएगा। अब इधर से मान लो अगर शुक्राणु आ भी जाए तो भी कोई मतलब नहीं है, बेचारे यहाँ पर आके वेट करेंगे, अंडाणु आएगा नहीं, मिलेंगे कैसे, कैसे जाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे, आगे रास्ता ही टूट गया है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों आपस में मिल ही नहीं पाएंगे और अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। आपको ही पता है इसका तो 1 दिन का जीवन काल होता है, इसका 48 घंटे का, तो उसके बाद में ये मर जाएंगे। तो यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, हमने क्या किया, फेलोपियन ट्यूब को ही काट दिया। तो फेलोपियन ट्यूब को नलिका विच्छेदन, इसीलिए कह रहे नलिका विच्छेदन, ट्यूब को ही हमने काट दिया। तो काट के इसको क्या कर दिया, बांध दिया। ठीक है ना, काट के इसको धागे से बांध दिया। अब यहाँ पर काट के बांध दिया तो अब शुक्राणु और अंडाणु मिल ही नहीं पाएंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं नलिका विच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ट्यूबेक्टोमी करने के बाद एक फीमेल माँ तो नहीं बन सकती, क्योंकि अंडाणु तो इसके अंदर बन तो गया लेकिन जा नहीं पाया, शुक्राणु से मिल नहीं पाया, लेकिन क्या इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, क्या इसका जो ऋतुस्राव है, आर्तव चक्र है, वो कंटिन्यू ऐसे ही बना रहेगा क्या? बिल्कुल बना रहेगा। क्यों भैया? क्योंकि आपको ये पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव जो है वो कैसे होता है, यहाँ की जो एंडोमेट्रियम होती है वो एंडोमेट्रियम टूटती है और टूट कर ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। तो एंडोमेट्रियम टूट रही है ना, एंडोमेट्रियम टूटने में क्या अंडाणु का कोई रोल है क्या? नहीं है। ठीक है ना, अंडाणु क्या काम करेगा? अंडाणु को तो शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन की क्रिया करनी है। और रही बात हार्मोन की, तो हार्मोन किससे निकलते हैं?
या तो पीयूष ग्रंथि से आएंगे LH FSH वगैरह, और उनका अब कोई काम ही नहीं है, फॉलिकल्स ग्रोथ करेगी नहीं, और बाकी जो दूसरे हार्मोन है वो अंडाशय से निकलेंगे, और अगर अंडाशय से वो हार्मोन निकलेंगे तो वो हार्मोन जो है वो रक्त वाहिनियों के अंदर मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो हार्मोन कहाँ से, यहाँ से होते हुए नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी नलिका से होते हुए हार्मोन एंडोमेट्रियम के पास जा रहे हैं। तो हार्मोन मान लो कि यहाँ से निकलेंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, ब्लड रक्तवाहिनियों में, और रक्तवाहिनियों से फिर जाएंगे गर्भाशय के अंदर। ये चीज़ तो मैंने पहले भी बताई थी आपको शुरुआत के अंदर जब ऐसी संरचना बताई थी तब, ठीक है ना। तो वो तो रक्तवाहिनियों के द्वारा जाएंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल होगा लेकिन बच्चा नहीं पैदा होगा। अब एक चीज़ और है, ट्यूबेक्टोमी कर दी, नलिका को काट दिया, अब ये नलिका कभी नहीं जुड़ पाएगी। इसका मतलब ऐसी औरत जो है, ये जो औरत है फीमेल है, वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। अगर बनने की कोशिश भी करेगी तो बहुत कम चांस है नहीं बन सकती, क्योंकि अंडाणु जाएगा ही नहीं, शुक्राणु आएगा, शुक्राणु आ भी जाएगा तो मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत कम चांस है। तो थोड़ा ये नुकसान हो सकता है कि मान लो कभी और वापस मन करे कि नहीं और बच्चा चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम है, नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया अपना नलिका विच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी जिसे अपन कहते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्रवाहक विच्छेदन या वासेक्टोमी। याद करो संरचना बताई थी मैंने, ये ऊपर वाली उदरीय गुहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। ऊपर वाली उदरीय गुहा है, ये वृषण कोश है, और वृषण कोश के अंदर क्या पड़े हुए हैं, वृषण पड़े हुए हैं। ये संरचना मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। इन वृषण के अंदर मैं सारी संरचना बताना नहीं चाहती, यहाँ पे पालिकाएं पड़ी होती है, पालिकाओं के अंदर नलियाँ होती है, फिर यहाँ पर जाकर ये आगे जुड़ जाती है बहुत सारी नलिकाएं, फिर यहाँ से कुछ नलिकाएं निकलती है, वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं इसको, है ना, शुक्रवाहिनी या वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। ये रेटिटेस्टिस या वृषण झालक हो गया, है ना। ये जो है वो लोब्स हो गई, इन लोब्स के अंदर ही क्या पड़ी होती है, शुक्राणु निर्माण वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी होती है। फिर बाद में ये ऐसे जाती है, यूं 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 जाती है, यूं जाती है, और यहाँ पर एक संरचना का निर्माण करती है जिसे अपन क्या कहते हैं, वास, कुछ नहीं कहते हैं ऐसा, वास डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, यानी कि हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, एपिडिडाइमस, मुझे याद नहीं आ रहा है, एपिडिडाइमस होता है, मतलब ये नलिका होती है, एपिडिडाइमस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये एपिडिडाइमस जो है उसके बाद में यहाँ से होती हुई एक नलिका के द्वारा ऐसे खुल जाती है, ऐसे ही इधर से भी आएगी, ऐसे ऊपर की ओर जाती है। इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहक, वास डिफरेंस या शुक्रवाहक, ठीक है। तो ये वास डिफरेंस हो गई, शुक्रवाहक हो गया। अब ये शुक्रवाहक आपको पता है आगे जाकर किससे मिल जाता है, दूसरे पेन से बना लो यहाँ पे, ये शुक्रवाहक यहाँ पर जो है, यहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये इसका पेनिस है, मान लो इस मेल का पेनिस है, और आगे जाकर ये शुक्रवाहक जो है वो किस में खुल जाती है, यहाँ से दो, अलग पेन से बना लिया जाए, यहाँ से दो पत्ती जैसी दो ग्लैंड होती है, दो ग्रंथियाँ होती है, ठीक है ना, दो ग्रंथियाँ होती है, शुक्राशय ग्रंथियाँ होती है, यहाँ पर दो ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। और ये जो है इसके साथ में आकर मिल जाती है, यहाँ पर आकर ये मिल जाएगी, और फिर ये किस में खुल जाएगी, इस मूत्र मार्ग के अंदर खुल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर जो ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, याद है ना आपको, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे दो ग्रंथियां और होती है, यहाँ पर बल्ब के आकार की, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसकी सिक्रीशन आती है, ठीक है। तो तीन प्रकार की ग्रंथियां हो गई, कौन कौन सी, एक तो शुक्रवाहिक, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, शुक्राशय ग्रंथि कह सकते हैं, ठीक है, सेमिनल वेसिकल कह सकते हैं, दो होती है। फिर उसके नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे दो बल्ब के आकार की बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर ग्लैंड जिसे अपन कहते हैं वो ग्रंथियां होती है। तो ये ग्रंथियां क्या करती है, अच्छा एक बार आपने ये नाम तो सुना ही होगा, वीर्य,
वीर्य जो होता है, सीमन जो होता है, उसके अंदर शुक्राणु भी होते हैं, शुक्राणु भी होते हैं, प्लस शुक्राणु के अलावा जो पार्ट होता है वो किसका होता है, इन तीनों ग्रंथियों का होता है। यानी कि उसके अंदर जो ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों का स्राव होता है। ठीक है, और आपको पता है कि शुक्राणु तो केवल उसमें कितने होते हैं, 10% होते हैं। अगर वीर्य को 100% माना जाए तो शुक्राणु तो 10%, और बाकी 90% जो है वो क्या होता है, ग्रंथियों का स्राव होता है। ठीक है, इन ग्रंथियों से जो भी पदार्थ निकलेगा वो होगा। और सबसे ज्यादा किसका होता है, सेमिनल वेसिकल का, शुक्राशय का होता है ना, सेमिनल वेसिकल का। ठीक है, और बाकी जो है 30% जो है वो प्रोस्टेट और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का होता है। अब हमें करना क्या है, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, शुक्रवाहक विच्छेदन। शुक्रवाहक कौन है, ये रही वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस को यहाँ से कट लगाया जाएगा और इसके मुंह को भी यहाँ से बांध दिया जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से, क्योंकि कहीं इधर से एक तरफ से आ गया था शुक्राणु। तो देखो मेरी बात सुनो, शुक्राणु बनेंगे जरूर। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, इन पालिकाओं के अंदर। ये वृषण है, वृषण के अंदर होगा, वृषण के अंदर पालिकाएं पड़ी है, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी है, उसके अंदर शुक्राणु बनेंगे जरूर। शुक्राणु जाएंगे कहाँ पर, वृषण जालक के अंदर भी जाएंगे। वृषण के जालक के बाद में ये जो है वासा एफ्रेंशिया के पास जाएंगे, ये वासा एफ्रेंशिया है, इसके पास जाएंगे। फिर ये जाएंगे एपिडिडाइमस में, अधिवृषण, नाम याद आ गया मेरे को, अधिवृषण के अंदर जाएंगे, एपिडिडाइमस में जाएंगे। अधिवृषण से ये बेचारे जाएंगे किसमें, वासा डिफरेंस में तो जाएंगे, बट यहाँ आके रुक जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ आके रुक जाएंगे। और नहीं भी जाएंगे ना तो भी नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे, ये देखो, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब हमने एपिडिडाइमस के काम पढ़े थे तब मैंने बताया था कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में होता है। स्टोरेज कहाँ होता है, स्पर्म बन तो जाएंगे पर उनका स्टोर कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में होता है, अधिवृषण के अंदर होता है। और अधिवृषण के अंदर ही अगर मान लो कि इसका स्खलन नहीं हो तो अधिवृषण के अंदर ही इसको मार दिया जाता है, यानी कि ये मर जाते हैं। तो इनकी मृत्यु कहाँ हो जाएगी, अधिवृषण के, बड़े बड़े बेचारों की अधिवृषण के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो शुक्राणु देखो बाहर ही नहीं निकल पा रहे, यानी शुक्राणु जो है यहाँ से पेनिस से होते हुए बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो एक बात बताओ मुझे, शुक्राणु बाहर नहीं निकल रहे हैं बट यहाँ की सिक्रीशन तो बाहर निकल सकती है ना, जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों का स्राव तो यहाँ से बाहर निकल सकता है ना। भाई देखो मेरी बात सुनो, शुक्राणु तो यहाँ से बन रहे हैं और शुक्राणु तो है जो वो वृषण के अंदर बन रहे हैं, बट वो वृषण से वास डिफरेंस तक बेचारे चले भी जाएंगे मान लो, लेकिन आगे नहीं जा पा रहे, तो शुक्राणु तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी कि ऐसे मेल के अंदर शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जो सिक्रीशन है, वीर्य जो है, वीर्य के अंदर सिर्फ शुक्राणु नहीं है ना, और भी सिक्रीशन है ना उसकी ग्रंथियों की, तो सिक्रीशन तो बाहर निकलेगी, मतलब इसके अंदर स्खलन की प्रक्रिया जरूर होगी। ऐसे नर में स्खलन की प्रक्रिया तो होगी, वीर्य तो बाहर निकलेगा। केवल वीर्य में कौन नहीं होंगे, शुक्राणु नहीं होंगे। तो जब शुक्राणु नहीं होंगे, मान लो अब इसको फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करवा भी दिया जाए, इनको यानी जो पदार्थ बाहर निकला है वीर्य, अगर ये फीमेल की बॉडी में चला भी जाए, मादा के शरीर में चला भी जाए, तो क्या मादा फर्टाइल होगी, या मादा के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी क्या, निषेचन की प्रक्रिया होगी क्या, वो लड़की अब मम्मी बन सकती है क्या, नहीं बन सकती है। यानी अगर एक बार ये प्रक्रिया कर दी ना, तब कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मान लो वो किसी भी कंडोम वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहा है मेल, और इस वीर्य को मादा की योनि में डाल भी रहा है, तो भी वो दोनों पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, औरत या फीमेल जो होगी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी इसके अंदर से वीर्य तो बाहर निकलेगा। दूसरी चीज़, अब अगर बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो भी बनता है यहीं पर, वृषण के अंदर ही बनता है। इसका मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन भी बाहर नहीं निकल पाया तो मेल के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो भी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, और अगर वो नहीं हुए तो इसका मतलब कि जो मेल का जो पेनिस है वो भी इरेक्टाइल यानी कि तनाव उसमें उत्पन्न नहीं हो पाएगा, तो वो फीमेल की बॉडी में अच्छे से इंजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप याद करो, पहली चीज़ तो ये हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है। यहाँ पर खूब सारा मान लो कि हार्मोन बन भी गया, किसके अंदर, वृषण के अंदर बनता है। और कौन बनाती है आप सभी को पता ही है, मैंने बता चुकी हूँ मैं। तो पहली चीज़ तो ये हार्मोन बन भी गया, तो हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कभी भी वास डिफरेंस के थ्रू शरीर में नहीं जाता है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये वास डिफरेंस के थ्रू चला जाएगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा। फिर तो अगर इसी रास्ते से इसको जाना है तो फिर तो ये पीनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा।
तो कभी भी ध्यान रखना, हार्मोन हमेशा ब्लड के अंदर घुले हुए होते हैं, इसीलिए इनको हार्मोन कहते हैं। तो ब्लड के अंदर जाते हैं, ये कभी भी शरीर की त्वचा के ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये हार्मोन जो है यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी क्या होगी, रक्तवाहिनियाँ होगी, और ये हार्मोन कहाँ चले जाएंगे, इन रक्तवाहिनियों के अंदर चले जाएंगे, और इन रक्तवाहिनियों से होते हुए ये पेनिस के अंदर भी जाएंगे और पूरे शरीर के अंदर भी जाएंगे। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी उसकी मर्दानगी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे, बाकी इसके अलावा शरीर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आएंगे, शुक्राणु ही बाहर नहीं निकलेंगे, वीर्य तो बाहर निकल ही रहा है, तो ये हार्मोन जो है वो रक्तवाहिनियों से पूरे शरीर के अंदर चले जाएंगे। आगे बात समझ में, तो वासेक्टोमी हम किसे कहेंगे, वास डिफरेंस को काटने को, वास डिफरेंस को काटने को हम वासेक्टोमी कह रहे हैं। वास डिफरेंस को काटा, यहाँ से धागे से बांध दिया, शुक्राणु मान लो बन भी गए, जा रहे हैं तो आगे नहीं पहुँच पाएंगे, शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो मादा की योनि में नहीं जा पाएंगे, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और मैं क्या बताने वाली थी, हाँ चलो ये तो कंप्लीट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। ऐसे ही एक डायग्राम है, बस डायग्राम को आपको लिखना है और यहाँ से कट करवा देना है, बस इतना सा। दूसरी चीज़, ये बहुत प्रभावी है, अत्यधिक प्रभावी मेथड है, ये दोनों के दोनों, ये ना ये अत्यधिक प्रभावी है। अत्यधिक प्रभावी का मतलब इनका तो कोई रोक टोक है ही नहीं, एक बार ये हो गया तो फिर 99% तो जिंदगी भर वो मम्मी पापा नहीं बन सकते, ठीक है, उनके बीच में चाहे इंटरकोर्स की क्रिया हो वो मम्मी पापा नहीं बन सकते, क्योंकि इसको अगर आपने बांध दिया है तो पहली चीज़ तो ये जुड़ पाएंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जुड़ना। अगर नहीं बांधा हो तो शायद चांसेस होते हैं कि वापस ये नलिकाएं जो हैं वो आपस में जुड़ जाएं, तो शायद चांसेस होते हैं, बट अगर इनको बांध दिया है तो फिर चांसेस नहीं है कि ये वापस जुड़ पाएँ। अगर ये वापस नहीं जुड़ पाई तो ऐसे मेल और फीमेल जो हैं वो कभी भी मम्मी पापा नहीं बन सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा दोष हो सकता है जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मान लो कि कोई फीमेल एंड मेल है, मम्मी पापा हैं, उनके एक आधा दो बच्चे हैं, अब वो नहीं चाहते कि ठीक है हमारे बच्चे हों, तो उन्होंने मान लो ये ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी करवा लिया, मेल ने वासेक्टोमी करवा दिया और फीमेल ने ट्यूबेक्टोमी करवा दिया। लेकिन बाई चांस किसी वजह से, देखो कोई मैंने नाम नहीं लिया है बट मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, बाई चांस किसी वजह से एक्सीडेंट हो या ऐसे कोई भी कारण हो जिसकी वजह से अगर मान लो कि वो दोनों बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाए, किसी वजह से अगर मान लो दोनों बच्चे नहीं रहे और अब उनको और वापस बच्चे चाहिए हो, तो फिर ये पॉसिबल नहीं आएगा। ये थोड़ा परेशानी वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑपरेशन करवा दिया है, इसको नसबंदी भी कहते हैं, नस को बंद कर देना, अभी इनको कहा जाता है भाषा में नसबंदी। तो यहाँ पर ऑपरेशन करवा दिया है, तो फिर अगर वो चाहकर भी माता पिता नहीं बन सकते, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, शल्य क्रिया के अंदर। बाकी ऐसा कोई है नहीं, बाकी ये बहुत प्रभावी मेथड है, बहुत प्रभावी है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है ना। शुक्राणु जा ही नहीं पाएंगे, अंडाणु जा ही नहीं पाएंगे। अब शुक्राणु की प्रक्रिया को तो आप नहीं बंद कर सकते ना, अंडाणु की बनने की प्रक्रिया को आप बंद कर सकते हो, कैसे करोगे भाई, ये तो पॉसिबल, बनेंगे तो है बट आप उनको जाने से भले ही आप रोक सकते हो, शुक्राणु अंडाणु को मिलने से आप रोक सकते हो, उनके बीच में अवरोध उत्पन्न कर सकते हो। अवरोध तो खैर वो रोध वाला हो गया, और ये भी एक प्रकार का अवरोध ही है, बेचारे को काट दिया आपने, जानने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो खत्म हो गया शल्य क्रिया, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्या, MTP। पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। हो गया, कंप्लीट है, तो इसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परेशानी भी नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद में हमें MTP पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP क्या होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी ले पाऊँ, अभी देखो मैंने ये क्लास भी जल्दी से जल्दी ली है ना, वैसे मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। और आपका ये चैप्टर जो है लास्ट क्लास के अंदर एक क्लास और होगी, इसके बाद की एक क्लास और होगी, और ये चैप्टर भी अपना खत्म। इस तरह से आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आप सोचो 4 चैप्टर के नंबर कितने होते हैं और आपकी तैयारी कितनी है इसके अंदर, है ना। फिर उसके बाद में अपन टेस्ट भी लगाएंगे, लाइव के अंदर ही मैं आकर आपके टेस्ट लगाऊंगी, और उसके अंदर हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। उसमें आप अपने क्वेश्चन बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। ऐसा कोई टाइम देख के एक दिन क्लास लगाएंगे, और उसकी जानकारी मैं पहले से ही आपको उपलब्ध करवा दूंगी, सर को बोल के कि भाई पहले ही बच्चों को बता दो कि हाँ आज टेस्ट है, तो फुल तैयारी के साथ आना है ना। इस चैप्टर की अभी मैं बता दूंगी कौन से चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। बड़ी खुशी मिलती है अच्छे कमेंट देख के कि हाँ इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों के इतना लाड प्यार मिल रहा है ना। तो फिर एक खुशी खुशी में जल्दी जल्दी क्लास ले सकते हैं, है ना। बाकी तो कोई मतलब नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, देख तो रही हो, इतने सारे बच्चे देखते भी हैं क्लासों को, तो फिर लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है। सब्सक्राइब से तो आपका ही फायदा है। जब आपको क्लास आएगी तो पता चल जाएगा। सब्सक्राइब रेड बटन है ना, उसको दबा दो। और रोज़ रोज़ नहीं दबाना है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आते हैं, मैम हम आपके चैनल को रोज़ सब्सक्राइब करते हैं। रोज़ सब्सक्राइब नहीं, आप उसको वो वापस अनसब्सक्राइब कर लेते हो, है ना। तो रोज़ सब्सक्राइब नहीं करना है, एक बार ही सब्सक्राइब करना है, एक बार ही बेल आइकन को दबाना है। उससे आपकी जो भी क्लासें आएगी वो टाइम टू टाइम आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। टाइम पता चल जाएगा कब आ रही है। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके जो बच्चे किसी कोचिंग में नहीं जाकर पढ़ सकते हैं या ज़्यादा फीस जो खर्च नहीं कर सकते हैं। उन्हीं के लिए मैं खास करके यहाँ पर क्लासें ले रही हूँ, हिंदी मीडियम की स्पेशली, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद को आई थी जब मैं पढ़ती थी, है ना। और उस टाइम तो खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब तो आपको भी पता है ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इतना मैटर उपलब्ध हो नहीं पाता है। तो हम इसीलिए स्पेशली हिंदी में तो मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, कभी कभी इंग्लिश वर्ड का यूज़ भी करना पड़ता है, ताकि फिर भी कोई परेशानी ना हो। अगर कभी मान लो आपके पेपर में भी इंग्लिश वर्ड आ जाए तो यूज़ तो करना ही पड़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।